बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। सानी ने जवाब दिया, मुझे हंसी आ रही है, लेकिन आप कंप्यूटर के ज़रिए मेरी हंसी नहीं सुन सकेंगे। आप मुतल्लिका अफसरान से कह दें कि मेरे बंगले का दरवाज़ा खुला है, वो यहाँ आकर हर तरह अपनी तसल्ली कर लें। सुपर मास्टर ने कहा, मैं और लेम्बोडा तुम्हें बेटी कहते रहे हैं, बेचारा लेम्बोडा नहीं रहा। मुझे शुबा है कि मरीना तुम्हारे खिलाफ साजिशें कर रही है, तुम्हें भी ख़त्म करके हमें कमज़ोर बनाना चाहती है। आप मरीना को अपनी चाल चलने दें, उसे मेरे सिलसिले में नाकामी होगी। मरीना ने इसराइल में एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। उसने फरहाद के बेटे अली तैमूर को वहाँ बेनकाब किया है। वो वहाँ कार्मन हेरल्ड के नाम से गोल्डन ब्रेन बना हुआ था। मैं समझ गई। हमारे अमरीकी हुक्काम और आला फौजी अफसरान ये सोच रहे हैं कि जब मरीना ने वहाँ अली को बेनकाब किया है तो मुझे भी सानी कहने में किसी हद तक दुरुस्त होगी। हाँ बेटी, उन्हें अपनी तसल्ली कर लेने दो। मुझे इनकार नहीं है, लेकिन आप गौर करें, जो अफसरान मुझे चेक करने आ रहे हैं वो किस हद तक काबिल एतमाद हो सकते हैं। क्या मरीना उनमें से किसी के अंदर छुपी नहीं होगी? तुम्हारे पास जो अफसरान आएंगे वो योगा के माहिर होंगे। अंकल, लेम्बोडा की बेटी जोरा जोरी भी योगा जानती थी, किसी को दिमाग में आने नहीं देती थी। फिर मरीना ने किस तरह उसके ज़रिए उसके बाप को कत्ल किया? दुरुस्त कहती हो, हम योगा जानने वाले अफसरान पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तुम ही बताओ, हम अपने अकाबरीन की तसल्ली कैसे करें? आप अकाबरीन से सवाल करें, क्या जॉन लेम्बोडा की तरह सुपर मैडम सिल्वाना को भी ऐसी ही अचानक अंधी मौत के हवाले किया जाए? अगर वो यही चाहते हैं तो मैं अपनी मौत का ख़तरा मोल लेकर यहाँ आने वाले अफसरान का सामना करूंगी, और सामना करने से पहले फ़ोन पर हर ऑफिसर की आवाज़ सुनकर उन सब की दिमागी तवानाई का यकीन करूंगी। अच्छी बात है, मैं तमाम अकाबरीन से गुफ्तगू करने के बाद तुमसे राबिता करूंगा। अभी आराम करो, सो फार। राबिता ख़त्म हो गया। सानी ने कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद मुझसे कहा, पापा, मेरे पास जो अफसरान आने वाले हैं, अगर आप उनके दिमागों में मरीना का लहजा इख्तियार करके जाएं और कोई अफसर सांस ना रोके तो हमारे सामने वो आला कार जाहिर हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो मरीना के आला कार हों। वो पेपे सरना और शितारा के भी आला कार हो सकते हैं। अगर वो दोनों भी टेलीपैथी जानते हैं तो हमें उन दोनों का लबो लहजा मालूम नहीं। हम उनके किसी आला कार के अंदर नहीं पहुंच सकेंगे। ये लोग ज़रूर मुझे चेक करेंगे और शुबा दूर होने तक मुझसे मुतमईन नहीं रहेंगे। मुझे इन अफसरान के सामने जाने का ख़तरा मोल लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ख़तरा मोल लो। हम तमाम टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे पास मौजूद रहेंगे। मैं जा रहा हूँ, जैसे ही वो अफसरान आना चाहें तुम हमें बुला लेना। मैं वापस आ गया। याकूब हमदानी आराम से ड्राइव करता जा रहा था। मैंने कहा, यार तुम बोर हो रहे हो, मेरी मौजूदगी में भी तन्हा हो। मैं ये देखकर खुश हो रहा हूँ कि तुम्हारी दिमागी तवानाई बहाल हो गई है। अब कोई दुश्मन तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं आ सकेगा। हाँ, खुदा का शुक्र है कि मैं इस पहलू से महफूज हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी बोरियत की बात कर रहा था। अगर सफ़र के दौरान तुम्हारी तन्हाई और बोरियत दूर हो जाए तो मुझे दुआएं दोगे? मेरी सारी उम्र की दुआएं तुम्हारे लिए हैं, लेकिन मेरी तन्हाई दूर करने के लिए मुझसे बातें करते रहोगे तो तुम्हारे अहम मामलात का क्या होगा? भाई, तन्हाई मैं नहीं, कोई औरत दूर करेगी। वो हंसते हुए बोला, क्यों मजाक करते हो? मैंने दूर विंडस्क्रीन के पार देखते हुए कहा, आगे बस स्टॉप पर कुछ लोगों के साथ दो ख़वातीन नज़र आ रही हैं। वहाँ गाड़ी रोककर कॉफ़ी पियेंगे और देखेंगे कि उनमें से कोई तुम्हें लिफ्ट देती है या नहीं। उसने बस स्टॉप के करीब एक स्नैक बार के सामने गाड़ी रोक दी। फिर कहा, यार कहीं जूते ना खिलवा देना। 2-4 जूतों का ख़तरा मोल लेने से ही औरत मिलती है। जाने दो, इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। जो लड़कियां मुझे पसंद करती थीं वो मुझे पसंद नहीं थीं, और जो मुझे पसंद थीं उनके सामने मुद्दा बयान करते वक्त सैंडलों पर नज़र जाती थी। हम कार से उतरकर बार के ओपन काउंटर पर आए, कॉफ़ी का ऑर्डर दिया, फिर वहाँ के पहाड़ी मनाजिर को दिलचस्पी से देखने लगे। एक मऊमर खातून हमारे पास आई। उसकी उम्र 50 बरस से कम ना होगी, लेकिन जवान लड़कियों की तरह चीखते हुए रंगों का लिबास पहना था। चेहरे पर चेहरे से ज़्यादा मेकअप नज़र आता था। उसे देखते ही याकूब हमदानी ने मुंह फेर लिया। शामत आती है तो मुंह फेरने से वापस नहीं जाती। वो उसके सामने आकर काउंटर पर कोहनी टेक कर एक अदाए नाज से बोली, हेलो मिस्टर चॉकलेट। वो बोला, सॉरी, मेरा नाम चॉकलेट नहीं है।
नाम कोई सा हो, तुम्हारी तरह मीठा होगा। मैडम, यूं फ्री होने का मकसद क्या है? तो मुझे मैडम कह रहे हो? क्या मैं इतनी उम्र वाली हूं कि मैडम नजर आ रही हूं? अपनी आंखों का इलाज कराओ, ऐनक लगाओ। मैंने कहा, हमदानी, बहुत अफसोस की बात है, तुम एक 20-22 बरस की दोशीज़ा को मैडम कह रहे हो। वो खुश होकर मेरी तरफ पलट गई, फिर बोली, तुम बाज़ौक़ और कदरदान हो। बूढ़ी जवानी मुझ पर मेहरबान होना चाहती थी। मैंने फ़ौरन ही उसे फिर हमदानी की तरफ घुमा दिया, उसे बोलने पर मजबूर किया। देखो तुम्हारा साथी कितना बाज़ौक़ है, क्या वाकई तुम्हारी नज़र कमज़ोर है? हमदानी ने कॉफ़ी का मग उठाकर कहा, मेरा साथी सावन का अंधा है, इसे हर औरत हरी भरी नज़र आती है, प्लीज़ तुम इसकी तरफ घूम जाओ। वो गुस्से से बोली, घूम जाओ का क्या मतलब हुआ? क्या मैं किसी पर भी लट्टू हो जाती हूँ? मिस्टर हमदानी, मैंने तुम्हें दिल दिया है, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? अभी तुम्हारे साथी ने तुम्हें मुखातिब किया था। आओ हम कदम से कदम मिलाकर दुनिया के आखिरी सिरे तक चलें। मैं पैदल क्यों जाऊं जबकि मेरे पास तो गाड़ी है? हाँ, मैं भूल गई थी, मैं तुम्हारी गाड़ी में लिफ्ट लेने आई हूँ। मैं उम्र और वज़न के हिसाब से लिफ्ट देता हूँ। तुम्हारा वज़न अगर 1.5 मन से ज़्यादा होगा और उम्र 50 बरस से कम होगी तो गाड़ी पंक्चर हो जाएगी। मेरा वज़न ज़्यादा है ना उम्र, और ये क्या बात हुई कि गाड़ी पंक्चर हो जाती है? मैं पूरे 22 बरस की हूँ। लिफ्ट लेना चाहती हो तो उम्र कुछ बढ़ाओ। हरगिज़ नहीं। अगर 22 की हो तो दौड़ लगाने से सांस नहीं फूलेगी। मैं खामखा दौड़ क्यों लगाऊं? खामखा नहीं, मुझे मोहब्बत से एक फूल पेश करो। वो सामने गार्डन में फूल खिले हुए हैं, लेकिन शर्त यही है कि दौड़ कर जाओ और दौड़ कर आओ। वो हिचकिचाने लगी, बातें बनाकर दौड़ लगाने से बचना चाहती थी। मैंने उसके अंदर दौड़ने की तहरीक पैदा की तो वो दौड़ती चली गई। वो गार्डन 1 फरलांग के फासले पर था। हमदानी ने कहा, भागो यहाँ से। मैंने कहा, आराम से कॉफ़ी पियो। वो दौड़ना नहीं चाहती थी, मैंने उसे दौड़ाया है। वो गार्डन तक पहुँचने के बाद फूल तोड़ने के काबिल नहीं रहेगी। हमने कॉफ़ी ख़त्म की, बिल अदा किया, फिर वहाँ से कार की तरफ आए, लेकिन करीब पहुँचकर ठिठक गए। अगली सीट पर एक हसीना बैठी हुई थी। उसने हमें देखकर पूछा, क्या ये तुम्हारी गाड़ी है? हमदानी ने कहा, इत्तफाक से हमारी है, क्या तुम अपनी समझ कर बैठ गई हो? ये मेरी बुरी आदत है, मैं हर चीज़ को, हर शख्स को अपना समझ लेती हूँ। तुम दोनों मुझे अपने ही लग रहे हो, आओ बैठ जाओ। मैंने हमदानी को देखा, वो बोला, आसमान से गिरे खजूर में अटके, एक से पीछा छुड़ाया दूसरी आ गई। मैंने कहा, आने दो, ये देखो बेहद खूबसूरत स्मार्ट है, जब मैं साथ हूँ तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, कम ऑन। वो स्टीयरिंग सीट पर चला गया। मैं पिछली सीट पर बैठकर उस हसीना के ख्यालात पढ़ने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया के बड़े बड़े दिमागों को पढ़ा है, लेकिन ऐसा दिमाग पहली बार पढ़ने को मिला। वो सोच रही थी, मैं कोई पागल की बच्ची तो नहीं हूं कि कल की बात आज और सुबह की बात शाम को भूल जाऊं। इस दुनिया में कौन नहीं भूलता, लेकिन कोई अपने मतलब की बात नहीं भूलता। मुझे भी अपने मतलब की बात याद है। मैं अस्पताल से आज़ादी हासिल करने के लिए भागी थी। फिर याद आया कि रकम के बगैर ना खाना मिलेगा, ना कहीं जाने के लिए गाड़ी मिलेगी, लेकिन ये गाड़ी मिल गई। गाड़ी मिल जाने पर वो खुश होकर कहकहा लगाने लगी। हमदानी ने चौंक कर पूछा, कौन सा लतीफ़ा याद आ गया? मैंने कहा, यह सुबह से भूखी है, इसके लिए सैंडविचेस और कोई ड्रिंक लेकर आओ, फिर आगे चलो। हमदानी कार से निकलकर स्नैक बार की तरफ गया। वो मेरी तरफ पलट कर बोली, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे भूख लगी है, लेकिन जब भूख बर्दाश्त ना हो तो रोटी याद आ जाती है। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, वो सोचने लगी, मेरा नाम क्या है? क्या नाम याद करना ज़रूरी होता है? हरगिज़ नहीं, अगर ज़रूरी होता तो मुझे नाम याद रहता। अरे हाँ, वो लोग मुझे कुछ कहकर पुकारते तो थे। हाँ, कुछ याद आ रहा है। वो अपने स्वेटर के अंदर हाथ डालकर अपने शर्ट पर लगे हुए बैज बाहर निकालते हुए बोली, ये है नाम, वो लोग मुझे 7 कहते थे। हाँ, नंबर 7, इधर आओ, ए नंबर 7, उधर जाओ। मैंने उसके हाथ से बैज लेकर देखा, उस पर बड़ा सा 7 का अदद लिखा हुआ था और एक दिमागी अस्पताल और पागल खाने का नाम लिखा हुआ था। मैंने उसकी सोच में सवाल पैदा किया, मैं अस्पताल में कितने दिनों से हूँ? उसकी सोच ने कहा, मैं कितने दिनों से हूँ? क्या दिन रात का हिसाब करने से उम्र कम हो जाती है या ज़िंदगी तवील हो जाती है? अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो दिन, महीने और साल गिनने का फ़ायदा क्या? मैंने हैरानी से सोचा,
اس سے پہلے وہ بھولنے اور یاد کرنے کے موضوع پر سوچ رہی تھی اور اب وہ دن رات کی گنتی کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ہر بار اس کے سوچنے کا انداز فلسفانہ تھا۔ کوئی اس کے خیالات سنے گا تو اسے کبھی پاگل یا نیم پاگل نہیں کہے گا۔ آخر یہ ہے کیا چیز؟ میں نے دماغ کی تہہ میں پہنچ کر اس کی پچھلی زندگی کے متعلق معلوم کرنا چاہا تو بڑی حیرانی ہوئی۔ اس کی یادداشت کا خانہ خالی تھا۔ اسے صبح سے اب تک کی باتیں یاد تھیں کہ وہ کس طرح دماغی ہسپتال سے نکل کر آئی تھی اور کہاں کہاں بھٹکتی رہنے کے بعد ہماری گاڑی میں آ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ آج صبح سے پہلے کی کوئی بات اسے یاد نہیں رہی تھی۔ یعقوب ہمدانی اس کے لیے کھانے کا سامان لے آیا۔ وہ خوش ہو کر کھانے لگی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، دوست کیا تم نے اس کا نام پتہ معلوم کیا ہے؟ میں نے سوچ کے ذریعے کہا، میں اس کے سامنے کچھ بولنا نہیں چاہتا، اس لیے تمہارے اندر جو بول رہا ہوں اسے سن کر بدحواس نہ ہو جانا۔ کیا تم مجھے بزدل سمجھ کر ڈرا رہے ہو؟ اگر اسے خوفناک بلا کہو گے تب بھی میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ شاباش، یہ جو تمہارے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے پاگل خانے سے بھاگ کر آئی ہے۔ ہمدانی نے گھبرا کر چیخ مارتے ہوئے گاڑی روک دی۔ ایک نظر اس پر ڈالی جو کھانے میں مصروف تھی۔ وہ لقمہ چباتے ہوئے بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا سینگ نکل آئے ہیں؟ نہیں، بس یوں ہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ بولی، کسی کھانے والے کا منہ تکنا ندیدہ پن ہوتا ہے۔ تم درست کہتی ہو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لکی 7۔ لکی 7 خوش نصیبی کا 7 نمبر ہے، یہ نام تو نہیں ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نام تو خاصا بڑا ہے، تم مجھے ہمدانی کہہ سکتی ہو۔ یہ ہمدانی کیا ہوتا ہے؟ ہمدان ایک علاقے کا نام ہے، اسی کے حوالے سے میں… وہ بات کاٹ کر بولی، جب یہ کسی جگہ کا نام ہے تو تمہارا نام کیسے ہوا؟ تم آدمی ہو یا علاقہ؟ ایسی بات نہیں ہے، دراصل میرا نام یعقوب ہے۔ یعقوب کا کیا مطلب ہوا؟ یہ دراصل ایک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام ہے۔ وہ بولی، کیا تم پاگل ہو؟ میں تمہارا نام پوچھ رہی ہوں اور تم کسی دوسرے کے والد کا نام بتا رہے ہو۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، اس کی باتوں میں ہوش مندی بھی ہے اور کچھ الٹی منطق بھی، مجھے تو یہ پاگل نہیں لگتی۔ وہ بولی، تمہارے دماغ میں یہ بات کیسے آئی کہ میں پاگل لگتی ہوں؟ ہمدانی نے گاڑی آگے بڑھائی۔ میں نے کہا، تمہارا یہ بیج بتا رہا ہے کہ تم مینٹل ہاسپٹل سے آئی ہو۔ اس نے کہا، یہ بیج بتا نہیں رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ یہ تو بے زبان ہے، بتائے گا کیسے؟ تم دونوں مجھے پاگل سے لگتے ہو۔ میں نے کہا، ہمدانی تمہیں باتیں کرنے کے لیے ایک ہم سفر کی ضرورت تھی، لو ضرورت پوری کرو، میں ذرا سونا چاہتا ہوں۔ اے خبردار، تم سو نہیں سکتے، معلوم تو ہو یہ مصیبت کہاں تک ہمارے ساتھ رہے گی۔ وہ بولی، اے تم مصیبت کسے کہہ رہے ہو؟ تمہیں کہہ رہا ہوں، زبردستی گلے پڑنے والی کو مصیبت کہتے ہیں۔ وہ بولی، کیا کسی نے تمہیں دنیا میں آنے کے لیے کہا تھا؟ کبھی نہیں، تم تو زبردستی پیدا ہو کر دنیا والوں کے گلے پڑ گئے ہو، کیا تم بھی مصیبت ہو؟ وہ بولا، میں زبردستی نہیں آیا ہوں، میری ماں چاہتی تھی، میرا باپ چاہتا تھا کہ میں اس دنیا میں آؤں۔ تمہارے ماں باپ نے تمہیں پیدا ہونے سے پہلے کیسے دیکھ لیا تھا؟ اور یہ کب کہا تھا کہ تم ہی آؤ؟ تمہاری ماں کے پیٹ سے میں آ سکتی تھی، یہ جو پیچھے بیٹھا ہے یہ بھی آ سکتا تھا۔ کسی جان پہچان کے بغیر آنے والے کو بن بلایا مہمان کہتے ہیں۔ تم ماں باپ سے جان پہچان کے بغیر زبردستی کیوں آئے ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا، مجھے معاف کر دے میری ماں، غلطی سے دنیا میں آ گیا، اتنا بتا دے تجھے کہاں جانا ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہیں کہاں جانا ہے؟ ہم تاشکند جا رہے ہیں۔ جھوٹ، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ جہاں جا رہا ہے وہیں پہنچے گا۔ ہم سب اپنی اپنی منزل سے ناواقف ہیں، جسے منزل سمجھتے ہیں ادھر چلتے چلتے تقدیر راستے بدل دیتی ہے۔ تم کبھی فلسفیوں کی طرح بولتی ہو، کبھی پہنچی ہوئی اللہ کی بندی لگتی ہو۔ میں اللہ کی بندی ہوں، کیا تم نہیں ہو؟ پلٹ کر ایسا سوال مارتی ہو کہ لاجواب ہو جاتا ہوں۔ بھائی فرہاد، کیا تم بھی اس سے ہار گئے؟ اس وقت ثانی مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے سوچ کے ذریعے ہمدانی سے کہا، میں بہت اہم معاملے میں مصروف ہوں، مجھے مخاطب نہ کرنا۔ یہ لکی 7 پوچھے گی تو کہہ دینا میں سو رہا ہوں، اس کے ساتھ الجھو گے تو یہ اور الجھائے گی، بہتر ہے محبت اور دوستی سے پیش آتے رہو۔ پھر میں نے باری باری سلمان، لیلا اور جوجو کو ثانی کے دماغ میں بلایا۔ ثانی نے کہا، ابھی سپر ماسٹر نے اطلاع دی ہے کہ فوج اور انٹیلیجنس کے 4 افسران مجھے چیک کرنے آ رہے ہیں، وہ پہلے فون پر بھی مجھ سے گفتگو کریں گے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ثانی نے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو۔ دوسری طرف سے کسی نے کوڈ ورڈز ادا کیے، پھر کہا، میڈم میں انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل بول رہا ہوں، آپ کے بنگلے کے احاطے میں موجود ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔
मुलाकात की वजह तो आप जानती ही हैं। प्लीज़ 1 मिनट होल्ड करें। फिर सानी ने कहा, पापा आप डायरेक्टर जनरल के दिमाग में जाएं। मैंने उसके पास जाना चाहा, उसने सांस रोक ली। दूसरी बार मरीना का लबो लहजा इख्तियार किया, फिर गया तब भी उसने योगा का मुजाहिरा किया। मैंने सानी को सूरत हाल बताई। वो फ़ोन पर बोली, हेलो, मैं मुतमईन हूँ, आप तन्हा अंदर आकर ड्राइंग रूम में तशरीफ़ रखें। उसने राबता ख़त्म कर दिया। दूसरी बार फिर फ़ोन की घंटी बजी। इस बार इंटेलिजेंस के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हिप्नोटिज़म के एक माहिर ने राबता किया। इससे साफ ज़ाहिर था कि वो लोग सानी पर तनवीमी अमल करके उसके अंदर से उसकी असलियत उगलवाना चाहते हैं। ऐसे तरीक़ाकार से सानी यकीनन बेनकाब होने वाली थी। सलमान ने उसके दिमाग में जाना चाहा तो नाकामी हुई। मरीना का लहजा अपनाने के बावजूद साबित हो गया कि वो हिप्नोटिज़म का माहिर दुश्मनों का आलाकार नहीं। सानी ने उसे भी तन्हा अंदर आकर ड्राइंग रूम में बैठने को कहा। तीसरी बार फ़ौज के एक आला अफसर ने फ़ोन पर राबता किया। इस बार लैला गई, फिर वापस आ गई, लेकिन मरीना का लहजा इख्तियार करते उसके दिमाग में जगह मिल गई। सानी ये सूरत हाल मालूम करके जानबूझकर अनजान बन गई थी। उस आला अफसर को और उसके बाद राबता करने वाले एक आला हाकिम को भी अंदर आने की इजाज़त दे दी। फिर उसने मुझसे कहा, पापा मरीना को खुश फहमी है कि हम उसके आलाकार को समझ नहीं पाएंगे, अब बताएं क्या इरादा है। मैंने उसे समझा दिया कि हमें करना क्या है। उसके मुताबिक उसने कंप्यूटर के ज़रिए सुपर मास्टर से कहा, मैं चारों अफसरान से मुतमईन हूँ, वो सब योगा के माहिर हैं, फिर भी मैं खदशा जाहिर कर चुकी हूँ। मरीना बहुत मक्कार है, मेरे खिलाफ कोई ऐसी चाल चल सकती है जिसकी हम तवक्को नहीं कर सकते। अगर जिंदा बच गई तो खुश नसीब कहलाऊंगी, वरना आपको आखिरी सलाम करती हूँ। नहीं बेटी सिल्वाना, ऐसी बात ना कहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस वक्त तुम्हारे बंगले के अंदर के तमाम खुफिया टीवी कैमरे और रिकॉर्डर ऑन हैं, हमारे गार्ड्स चौकन्ने हैं, खुदा पर भरोसा करो और जाओ। वो अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगी। उसके हाथ में एक भरा हुआ रिवॉल्वर था। हम में से कोई हथियार लेकर दुश्मनों के सामने कभी नहीं जाता, लेकिन मेरी प्लानिंग के मुताबिक ये ज़रूरी था। वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो चारों उठकर खड़े हो गए। सानी ने उन्हें बैठने का इशारा करते हुए कहा, मुझे बेहद अफसोस है कि मैं रिवॉल्वर लेकर मुलाकात करने आई हूँ, क्या आप हजरात को एतराज़ है? एक ने कहा, तुम अपने यकीनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी कर सकती हो, वैसे हम सब निहत्ते हैं। अव्वल तो कोई दुश्मन टेलीपैथी जानने वाला हमारे दिमागों में नहीं आ सकेगा। फ़र्ज़ करो किसी चालाकी से आ भी जाएगा तो हमें निहत्ता देखकर आलाकार नहीं बना सकेगा। वो बोली, हम सब इसी हद तक सोचते हैं जहाँ तक अकल लेकर जाती है। बाज़ औक़ात दुश्मनों की अकल हमारी हद से ज़्यादा, हमारी तवक्को से ज़्यादा काम दिखा जाती है। मैं उनकी बातों के दौरान उस अफसर के दिमाग में था जो मरीना की सोच की लहरों को महसूस नहीं करता था। उस वक्त मरीना भी वहाँ मौजूद थी और मेरी मौजूदगी से बेखबर खुद को तन्हा समझकर अफसर से कह रही थी, पाइप में तंबाकू भरो, उसे होंठों में दबाकर सुलगाओ। जैसे ही होंठों में उसे दबाओगे, ठीक आंखों के सामने तंबाकू फिलिंग की जगह एक सुर्ख निशान उभरेगा। उस निशान से सुपर मैडम की पेशानी का निशाना लेकर फूंक मारो। एक जहरीली सुई ठीक सुपर मैडम की पेशानी पर पेवस्त हो जाएगी। कम ऑन, वक्त ज़ाया ना करो। आला अफसर अपनी जेब से पाइप और तंबाकू की डिबिया निकालने लगा। मैंने सानी के पास आकर कहा, इस ऑफिसर की स्मोकिंग पाइप में जहरीली सुई है, इसे इस्तेमाल ना करने दो। रोकने को तो मैं और मेरे साथी भी उस अफसर को रोककर मरीना के कातिलाना हमले को नाकाम बना सकते थे, लेकिन वहाँ ड्रामा प्ले करना ज़रूरी था क्योंकि जगह जगह टीवी कैमरे ऑन थे और हम चाहते थे कि सानी पर होने वाले कातिलाना हमले की वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए। यही हुआ। जैसे ही उस अफसर ने पाइप को होंठों से लगाना चाहा, सानी ने कुछ कहे सुने बगैर रिवॉल्वर से निशाना लिया और गोली चला दी। ठाई की आवाज़ के साथ गोली उसके शाने की हड्डी को तोड़ती हुई गुजर गई। पाइप फर्श पर गिरा और बाकी अफसरान दूर भागते हुए कहने लगे, नो नो प्लीज़ डोंट शूट, आखिर बात क्या है? फायरिंग की आवाज़ सुनते ही सानी के तमाम मुसल्ला गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आ गए थे और उन तमाम अफसरान को निशाने पर रख रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था, आप तमाम अफसरान हमारे लिए मोहतरम हैं, फिर भी हमारी मैडम के हुक्म के बगैर कोई अपनी जगह से हरकत नहीं करेगा। चंद लम्हों में सबके सब साकित हो गए। जो जहां था वहीं बुत बनकर रह गया। सानी ने बुलंद आवाज़ से कहा, हमारे मुअज़्ज़ज़ हुक्मरान, फ़ौज के आला अफसरान और सुपर मास्टर, आप सब टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं। यह आला ऑफिसर जिसे मैंने ज़ख्मी किया है,
یہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، ابھی آپ کے سامنے اقبال جرم کرے گا۔ پھر وہ زخمی افسر سے بولی، اپنی زبان سے بتاؤ کہ تم نے وہ آلہ قتل کہاں چھپایا ہے، اگر بولنے میں ذرا بھی دیر کی تو دوسری گولی تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دے گی۔ وہ جلدی سے بولا، نہیں گولی نہ چلانا، اس پائپ کے اندر ایک زہریلی سوئی ہے، اسے استعمال کرنے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میڈم سے میری کوئی دشمنی نہیں، کوئی میرے دماغ میں گھسی ہوئی تھی، مجھے قتل کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کب اور کیسے میرے اندر آئی تھی اور کس طرح مجھے اپنا تابعدار بنا لیا تھا۔ ثانی نے کہا، پائپ کے اندر سے وہ زہریلی سوئی نکال کر دکھاؤ۔ وہ حکم کی تعمیل کرنے لگا، زہریلی سوئی نکال کر دکھانے لگا۔ ان تمام مناظر کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ ثانی نے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سے کہا، آپ اس پائپ اور سوئی کو اپنی تحویل میں لے کر ان کی میڈیکل رپورٹ حاصل کریں۔ پھر وہ ایک طرف خلا میں دیکھتے ہوئے بولی، میرے ملک کے تمام اکابرین مجھے دیکھ رہے ہیں اور میری آواز سن رہے ہیں، میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں سپر میڈم کے عہدے سے استعفیٰ دینے جا رہی ہوں۔ آئندہ میں کوئی چھوٹا بڑا عہدہ قبول نہیں کروں گی۔ اگر مجھ پر شبہ ہے کہ میں سپر میڈم سلوینا نہیں بلکہ سونیا ثانی ہوں تو مجھے اس ملک سے نکال دیا جائے۔ پھر اس نے سیکیورٹی آفیسر سے کہا، معزز افسران کو بنگلے سے باہر پہنچا دو، تمہارے سوا کوئی اندر نہیں آئے گا۔ وہ ڈرائنگ روم سے چلتی ہوئی بیڈ روم میں آ گئی۔ میں نے کہا، بیٹی، استعفیٰ دینے والی بات صرف دھمکی تک رہے، تم یہاں بدستور سپر میڈم بن کر رہنا۔ نہیں پاپا، میں صرف غصہ دکھا رہی ہوں۔ کمپیوٹر سے رابطہ کرنے کے لیے اشارہ موصول ہونے لگا۔ اس نے اپنے کمپیوٹر کو آپریٹ کیا۔ اسکرین پر سپر ماسٹر کی تحریر ابھرنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، سپر میڈم سلوینا، تمہارا ناراض ہونا بجا ہے، ابھی تم سے ذرا بھی چوک ہوتی تو ہم لیمبوڈا کی طرح تم سے بھی محروم ہو جاتے۔ میں اس ملک کے تمام اکابرین سے تمہارے لیے فائٹ کر رہا ہوں اور تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ استعفیٰ ہرگز نہ دینا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں بھی سپر ماسٹر کا عہدہ چھوڑ دوں گا، اور یہ بات میں تمام اکابرین سے کہہ رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے بہت چاہتے ہیں، لیکن میں اسی شرط پر موجودہ عہدے پر رہوں گی کہ مجھ پر شبہ نہ کیا جائے، اور شبہ ہو تو مجھے ملک بدر کر دیا جائے۔ اس کے سوا کوئی تیسری بات میرے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تم جو چاہتی ہو وہی ہوگا، آئندہ کوئی تمہیں چیک کرنے نہیں آئے گا۔ اگر دشمنوں نے ٹیلی پیتھی کے حربے استعمال کر کے ہمارے اکابرین کو تمہاری مخالفت پر مجبور کیا تو میں تمہیں چور راستے سے اس ملک سے باہر بھیج دوں گا۔ تم غصہ تھوک دو اور آرام کرو۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ لیلا، سلمان، جو اور میں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اب ثانی کے لیے خطرہ نہیں رہا تھا۔ دشمنوں کی اب کوئی چال ثانی کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ میں دماغی طور پر کار کی پچھلی سیٹ پر حاضر ہو گیا۔ اگلی سیٹ پر وہ مصیبت بیٹھی ہوئی تھی۔ صرف مرینا ہی نہیں، شتارا بھی اس فوجی آفیسر کے دماغ میں تھی جو زہریلی پائپ میں پھونک مار کر ثانی کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ مرینا نے بڑی کوششوں سے اس اعلیٰ آفیسر کو ٹریپ کیا تھا اور تنویمی عمل کے ذریعے اپنا تابعدار بنا لیا تھا۔ پھر شتارا کو اپنے ساتھ اس کے دماغ میں لے گئی تھی۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ ہم میں سے کسی کو اس اعلیٰ آفیسر پر شبہ نہیں ہوگا، اور وہ اس کے ذریعے ثانی کا کام تمام کر کے مجھ پر یہ ثابت کریں گے کہ میری فیملی کی اور بہت سی کمزوریاں ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ اسی طرح علی اور پارس کو بھی ٹھکانے لگائیں گی۔ سوچا تھا کیا اور کیا ہو گیا۔ اتنا بھرپور منصوبہ تھا کہ ثانی کے مقدر میں موت لکھ دی گئی تھی۔ اس کے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا تھا۔ اس کے باوجود وہ بچ گئی تھی اور ان کا اعلی کار ناکارہ ہو گیا تھا۔ وہ دونوں دماغی طور پر حاضر ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگیں۔ شتارا نے حیرانی سے کہا، یہ کیا ہو گیا؟ مرینا نے کہا، تم میرے ساتھ وہاں موجود تھیں، تم نے بھی دیکھا ہے، منصوبے میں کوئی خامی نہیں تھی۔ ایسی رازداری تھی کہ میرے سوا کوئی اس آفیسر کے دماغ میں نہیں جا سکتا تھا۔ پھر ثانی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہ آفیسر زہریلی سوئی کے ذریعے اسے ہلاک کرنے والا ہے؟ شتارا نے کہا، اس آفیسر کے اندر ہماری موجودگی نے ثانی کو بھی وہاں پہنچایا ہوگا، اور وہ اعلی کار کے ذریعے قتل کے ارادے کو سمجھ گئی ہوگی۔ پیپے سرنا خاموش بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے کہا، جو کچھ بھی ہوا ہو ثانی کے لیے اچھا ہوا۔ اب امریکی اکابرین کا اعتماد ثانی پر مضبوط ہو جائے گا۔ انہیں پختہ یقین ہو جائے گا کہ لیمبوڈا کی طرح ان کی سپر میڈم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ قتل کرنے والی سازش نے ثابت کر دیا کہ وہی سپر میڈم سلوینا ہے۔ بہن نے پوچھا، بھائی سرنا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا فرہاد اور اس کے خاندان والوں نے کامیابیوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟
क्या उनके मुकद्दर में कभी शिकस्त लिखी नहीं गई? मरीना ने कहा, क्यों नहीं, मैंने उसे पछाड़ दिया था। मुझसे पहले भी फरहाद और उसके बेटे नाकाम होते रहे हैं। उनमें एक बड़ी सलाहियत है कि वो अपनी नाकामियों को हैरत अंगेज तौर पर बड़ी जल्दी कामयाबियों में बदल डालते हैं। सरना ने कहा, मानता हूँ वो बड़ी जहानत और हौसले वाले लोग हैं। उनसे टकराने की अभी इब्तदा हुई है और इब्तदा ही में मुझे यह सबक हासिल हुआ है कि हम उनके मुकाबले में जहानत से काम नहीं ले रहे। सितारा सर झुकाकर सोचती रही, फिर बोली, ये दुरुस्त है, हम जल्दबाजी से काम ले रहे हैं और जल्दबाजी जहानत को पीछे छोड़ देती है, आदमी को सोचने समझने का मौका नहीं देती। वो उठकर खड़ी हो गई, टहलती हुई एक तरफ गई, फिर पलट कर बोली, कल 13 तारीख है और ये पारस के लिए ही नहीं मेरे लिए भी मनहूस है। वो मेरे हाथों कत्ल होगा, लेकिन मंसूबा नाकाम हुआ तो मैं उसके चुंगल में फंस जाऊंगी। वो भाई के करीब आकर बोली, कोई ज़रूरी तो नहीं कि मैं कल ही उस पर हमला करूं, और करूंगी तो ये जल्दबाजी और हमाकत होगी। पारस की अगली मनहूस तारीख 23 है। मैं इन 10 दिनों में पूरी जहानत से काम लेकर उसे घेरने और समझने की कोशिश करती रहूंगी और सितारों की चाल को अच्छी तरह समझती रहूंगी। वो बोला, तू ठीक कहती है, मैं भी तेरी तरह ज्योतिष विद्या से अपने और तेरे मुस्तकबिल और मुकद्दर का हाल मालूम करता रहूंगा। सितारा ने जेरी को तनवीमी अमल के जरिए अपना मामूल और ताबेदार बना लिया था। वो तनवीमी नींद पूरी करने के बाद बेदार हो गया तो उसने आंखें खोलकर सोचा कि वो कहाँ है और बिस्तर पर क्यों है। वो बारबरा का दीवाना था। सबसे पहले वही याद आई। वो उठकर बैठ गया। उसे याद आया कि उसकी महबूबा अस्पताल में है और वो दुश्मनों के डर से उससे मिलने के लिए नहीं जा सकता था, और महबूबा भी संगदिल थी। उसे धोखा खाने के बाद उससे नफरत करने लगी थी। बारबरा ने उससे कहा था कि अगर वो तनवीमी अमल के जरिए उसका मामूल और ताबेदार बन जाएगा तो वो तमाम उम्र उससे मोहब्बत करती रहेगी। मोहब्बत करने वाले अपनी जान भी दे देते हैं। अगर वो अपना दिमाग बारबरा के हवाले कर दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। जिस सर में उसका सौदा समाया है वो सर उस माशूक का हो जाए तो कोई बात नहीं। उसने सोचा ख्याल ख्वानी की परवाज़ करे और बारबरा के पास पहुंचकर उससे गुफ्तगू करे। उसने आंखें बंद की, बारबरा का तसव्वुर किया। उसकी आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर परवाज़ करना चाही तो हैरान रह गया। तसव्वुर में बारबरा नहीं आई, सितारा दिखाई दी। वो बारबरा के पास जाना चाहता था लेकिन बेख्तियार सितारा के पास पहुंच गया। वो बोली, हेलो जेरी, तुझे याद नहीं है कि तू अस्पताल के सामने बुक स्टॉल के पीछे खड़ा हुआ था, फिर यहाँ कैसे आ गया? हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा। तुम कौन हो? मैं तेरी मालिका हूँ और तू मेरा गुलाम। मेरी मर्जी के बगैर तू ख्याल ख्वानी नहीं करेगा। छुपकर बारबरा के पास जाना चाहेगा तो तेरी गुलामाना ज़हनियत सोच की परवाज़ को मेरे पास ले आया करेगी। मैं समझ गया, तुमने मुझ पर अमल किया है और अपना ताबेदार बना लिया है। हाँ, मैं तुझे हुक्म देती हूँ कि बारबरा की दीवानगी में उसके करीब नहीं जाएगा। मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे उससे दूर क्यों करती हो? तेरी सलामती के लिए। क्या तुझे याद है कि बारबरा को एक बड़े ऑपरेशन के बाद ही दिमागी तवानाई हासिल हो गई थी, जबकि ऐसी मरीज़ा 2 माह तक दिमागी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर रहती है? हाँ, मुझे याद है। मैं हैरान हूँ कि उसे अचानक कैसे तवानाई हासिल हो गई। मैं बताती हूँ, उसके साथ कोई पुरअसरार कुव्वत है। एक नादीदा हस्ती उसके आस पास रहती है। तुम नाकाबिले यकीन बात कह रही हो, लेकिन मेरी मालिका हो इसलिए यकीन कर रहा हूँ। जैसा कि मैं तुम्हारा गुलाम बन चुका हूँ, तुम्हारे तमाम अहकामात की तामील करता रहूँगा। क्या उसके सिले में मेरी एक आरजू पूरी करोगी? मैं जानती हूँ तेरी आरजू बारबरा है। क्या अब भी तुझे अक्ल नहीं आई कि उस आरजू में भटकते हुए मेरा गुलाम बन गया है? अगर आइंदा फिर भटकेगा तो कोई दूसरा तुझे जूता बनाकर पहन लेगा। मैं भटकना नहीं चाहता। तुम किसी तरह बारबरा को यहाँ लाकर मुझे तबाही से बचा सकती हो। हालात साजगार होंगे तो ज़रूर उस लड़की को तेरी झोली में डालूंगी। फ़िलहाल उसका ख्याल दिमाग से निकाल दे और कमरे से निकलकर पूरे मकान की सफाई कर और किचन में जाकर खाने का इंतज़ाम कर। हम यहाँ किसी मुलाजिम को रख कर कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहते, और ख़बरदार, मेरी इजाज़त के बगैर इस मकान से बाहर कदम ना रखना। वो राबिता ख़त्म करके अपने कमरे में आई। जेरी वहाँ आकर सफाई करने लगा। फिर रात का खाना तैयार करने के लिए किचन की तरफ गया तो सितारा ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद मेरी, पारस की और अपनी जन्म कुंडली खोल कर बैठ गई। पेपे सरना भी अपने कमरे में यही कर रहा था। दोनों बहन भाई ने तय कर लिया था कि आइंदा
सितारों की चाल के मुताबिक अपनी चालें चलेंगे। सितारा 2 घंटे तक ज्योतिष विद्या के मुताबिक मालूमात हासिल करती रही और हिसाब लगाती रही कि कल ही 13 तारीख को पारस हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। हर बार हिसाब करने से यही बात सामने आ रही थी कि वो दोस्त बनकर उस कांटे को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक सकती है। ज्योतिष विद्या कह रही थी कि दोनों के सितारे खूब मिलते हैं, दोनों खूब शीरो शक्कर हो सकते हैं। सितारा के लिए कोई खतरा नहीं है, वो सारी दुनिया पर हुकूमत करेगी। लेकिन एक कबाहत है, फारस से शीरो शक्कर होते होते इस्लाम कबूल कर लेगी। उसने नागवारी से इनकार के अंदाज में सर को झटक कर कहा, हरगिज नहीं। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।